बर्फ गिर रही थी। रानो चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों को अपने पंखों में समेटे हुए बैठी थी। वहीं टुन्नू चिड़ा उसका पति ठंड से सिकुड़ा हुआ बैठा था। गुड़िया चिड़िया को बहुत ठंड लग रही थी। माँ, ये हवा इतनी चुभने वाली क्यों हो रही है? लगता है ये ठंडी हवा ने हमारे घर का नक्शा बदलने की ठान ली है। मैं तो एक सेकंड भी ऐसे बैठूं तो पंजे बर्फ जैसे हो जाते हैं। दोस्तों, ये रहे हमारे आज के प्यारे सब्सक्राइबर्स के नाम। नीतू, अनमोल, तन्वी, जैनब, ममता, ऋषि, मुकेश और जो नहीं चुने गए कोई बात नहीं, अगली बार आप भी बन सकते हो हमारी आने वाली कहानी के सुपरस्टार। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से कमेंट में हमें अपना प्यारा सा नाम बताएं। साथ में येलो हार्ट भी कमेंट करें और याद से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। अरे गुड़िया बहन, पंजे तो ठीक है, मेरी चोंच देखो इतनी ठंडी हो गई है कि अगर कोई इसमें दाना डाले ना तो दाना भी खुद ही पीछे मुड़कर भाग जाएगा। मेरे प्यारे सोने के टुकड़ों, मैं जानती हूँ ठंड बहुत है, लेकिन जब तक हम सब साथ हैं, ये ठंड हमें हरा नहीं सकती। थोड़ी देर और सह लो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए सब ठीक कर दूंगी। अरे ठंड तो इतनी तेज है कि अगर मैं छींक भी मारूं तो शायद छींक के साथ बर्फ की एक परत ही बन जाए। लेकिन घबराओ मत, मैं हूँ ना तुम्हारा पिता, मैं अभी कुछ करता हूँ। तुम सबके पंखों को गर्माहट देने के लिए कुछ करता हूँ मैं। टुन्नू चिड़ा इतना कह ही रहा था कि अचानक तेज हवा का झोंका आया और घोंसला जोर जोर से हिलने लगा। अरे टुन्नू जी, ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। ये घोंसला शायद ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हमें कुछ करना होगा टुन्नू जी। घबराओ मत रानो, अगर ये हवा हमें उड़ाएगी तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, और अगर गिर जाएंगे तो मैं तुम्हें बचाकर अपनी पीठ में छुपा लूंगा। तुम और बच्चे ही तो मेरी दुनिया हो। रानो चिड़िया की आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्चे भी डर के मारे कांप रहे थे। तभी हवा अपना रुख बदलती है और ज्यादा तेज हो जाती है और रानो चिड़िया का घोंसला एक झोंके के साथ धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब रानो चिड़िया, टुन्नू चिड़ा और उसके बच्चे सब जमीन पर थे। माँ, हमारा घोंसला टूट गया। माँ, क्या अब हम पेड़ पर टेंट लगाकर सोएंगे या फिर बर्फ की रजाई बनाकर ओढ़ेंगे? मेरे बच्चों, हमारा घर टूट सकता है लेकिन हमारा परिवार नहीं। मैं हूँ, तुम्हारे पिता हैं, हम कुछ भी कर लेंगे। हम साथ रहेंगे मेरे बच्चों। ठंडी हवा में कालू कौवा कांपता हुआ उड़ता हुआ उनके पास आ जाता है। अरे अरे टुन्नू भाई, सब कुछ हो गया, दिख रहा है सब कुछ। अब क्या यूँ हवा में वाकई में सोने का इरादा है? अरे कालू, मजाक मत कर, बच्चे अभी डरे हुए हैं और तुझे मजाक सोच रहा है। अरे अरे भाई, मजाक नहीं कर रहा, मैं मदद करने आया हूँ। ठंड और तूफान दोनों जबरदस्त है। मेरे पास एक जगह है जहाँ तुम कुछ देर रुक सकती हो, लेकिन तुरंत चलना होगा। आप बहुत अच्छे हो कालू भैया, लेकिन क्या हम सब वहाँ पर आ सकते हैं? अरे अरे रानो भाभी, मेरा दिल इतना बड़ा है कि पूरा जंगल उसमें बस सकता है। तुम लोग चलो, वरना ठंड सब पक्षियों को बर्फ का पुतला बना देगी। और फिर वो सब उड़ जाते हैं। उड़ते उड़ते रास्ते में उन्हें हरियाली तोती और मिठू तोता मिलते हैं। गोली कभी भी उनके साथ ही थी। वो सब एक जगह बैठ जाते हैं। अरे अरे रानो बहन, टुन्नू भाई, मैंने हवा का सुना था, लेकिन आज तो हवा ने मेरी चोंच का फ्रिज बटन ही दबा दिया है। सब कुछ जम रहा है अंदर का। अरे अरे, अगर हवा ऐसी ही चलती रही ना तो हम सबको बर्फ में दबाकर इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा कि कभी यहाँ पर पक्षी रहा करते थे। अरे तुम लोग अकेले कहाँ जा रहे हो? हम भी साथ चलेंगे, क्योंकि ठंड में साथ में रहना ही समझदारी है। और फिर वो सभी पक्षी एक पुराने पेड़ में शरण लेते हैं। माँ, यहाँ तो हल्की हल्की गर्मी महसूस हो रही है। मुझे अब अच्छा लग रहा है माँ। हाँ माँ, इस पेड़ में तो हवा भी नहीं लग रही। क्या हम इसी में रहेंगे? क्या ये हमारा नया कमरा है? वो सब बहुत खुश थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तेज हवा के साथ वो पेड़ भी टूट जाता है। अरे हमें इस पेड़ से बाहर निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। टुन्नू जी, बच्चों को पकड़ो, मैं बाहर का रास्ता साफ करती हूँ। सभी पक्षी भागने लग जाते हैं, लेकिन रानो गिर जाती है और उसको चोट लग जाती है। वो बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद रानो चिड़िया जागती है। टुन्नू जी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारे
हमारे पास ही है रानो। तुम्हारी सांसों की गर्माहट से गर्म हो रहे हैं। तुम बिल्कुल ठीक हो। अब तुम जल्दी से और ठीक हो जाओ ताकि तुम्हारे बच्चों की और हम सबकी दुनिया भी ठीक हो सके। तभी बंटी कबूतर उड़ता हुआ वहाँ आता है। रानो, टुन्नू, मैंने एक नई जगह देखी है। गोरी और कालू भी वहाँ पर है। चलो, जंगल के सभी पक्षियों ने वहाँ शरण ली है। एक बहुत सुंदर हरी घास का घर है, जैसे भगवान ने उसे आसमान से उतारा हो। चलो, वो बेहद गर्म है। हम सबको वही शरण लेनी होगी। और फिर बंटी कबूतर उन्हें अपने साथ लेकर छोटे और सुंदर हरी घास के घर में आ जाते हैं। वो घर छोटा था, लेकिन जंगल के छोटे छोटे पक्षियों के लिए बहुत बड़ा था। नीचे सूखी गर्म घास का बिस्तर और दीवारें हरी घास की बनी थी। रानो बहन, ये घर छोटा है पर प्यार इतना है कि आप सब आराम से रह सकते हो। हाँ हाँ बंटी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं रानो। ठंड चुभेगी नहीं, यहाँ बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जब तूफान आएगा ये घर हमारी उसमें मदद करेगा। लूसी बहन, बंटी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी मदद की, हमें अपने साथ रखा। आप दोनों ने हमें सिर्फ जगह नहीं दी, हमें जीने का भरोसा दिया है। एक सच्ची दोस्ती निभाई है। हाँ बंटी यार, आज तूने अपनी दोस्ती का फर्ज निभा दिया। इस घर में जितनी गर्माहट है उतनी तो मेरे दिल में भी नहीं। तभी कालू कौवा मजाकिया अंदाज में कहता है, वैसे तो मुझे अकेला रहना पसंद है और तुम दोनों बंटी की तारीफ किए जा रहे हो। वैसे तुम दोनों को बता दूं, ये घर मैंने ढूंढा है। कालू झूठ क्यों बोलते हो? इस घर पे पहली नजर मेरी गई थी। हाँ अरे हाँ भाई, लेकिन थे तो दोनों साथ में ही ना। गोरी, तुम तो हमेशा मैं करती रहती हो। पिछले जन्म में बकरी थी क्या? कालू, मैं पिछले जन्म में बकरी थी। बकरी तो अच्छी होती है, लेकिन लगता है तुम पिछले जन्म में लोमड़ी थे। हमेशा चाले ही चलते रहते हो, खुद को आगे दिखाने की कोशिश करते हो। अरे अरे बस करो तुम दोनों पति पत्नी हो या फिर कोई ड्रामेबाज दुश्मन लगते हो एक दूसरे के। और फिर जंगल के सभी पक्षी हंसने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। रानो चिड़िया और टुन्नू एक दूसरे की ओर देखते हैं। टुन्नू जी, हम बच गए, हम सुरक्षित हैं और सब साथ हैं। रानो चिड़िया भावुक हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू थे। जंगल के सभी पक्षी अब बिल्कुल सुरक्षित थे और इस तरह जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा कि ठंड, तूफान और मुश्किलें घर को तोड़ सकती हैं, लेकिन अगर दिल में प्यार और साथ हो तो हरी घास का छोटा सा घर भी राजमहल से ज्यादा गर्म हो सकता है। सुंदरबन जंगल, जहाँ हर पक्षी के पास अपना अपना मजबूत घर था। किसी ने अपने घर को लकड़ियों से बनाया हुआ था तो किसी ने अपने घर को पत्तों से सजाया हुआ था। किसी का घर मट्टी से बना हुआ था। सभी पक्षियों के घर सुरक्षित और टिकाऊ लग रहे थे। लेकिन उसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। उसके पास बस सूखी घास और थोड़े से फूस से बना एक छोटा कमजोर सा घर था। मम्मा, हवा चलती है तो हमारा घर तो हिलने लगता है। सबके घर कितने अच्छे हैं मम्मा, और हमारा देखो जरा सी हवा से हिलने लगता है। हाँ मम्मा, हमारा घर तो बस सूखी घास का है। अगर बारिश आ गई तो माँ, हमारा घर टूट जाएगा। हम कहाँ जाएंगे मम्मा? डरो मत मेरे लालो, घर छोटा हो या कमजोर, हम तीनों साथ हैं ना। यही तो हमारी असली ताकत है। इतना कहकर रानो चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। लेकिन उसके मन में भी डर था। वो अपने मन ही मन में सोचने लगती है, मेरे बच्चों चिंता मत करो। अगर कोई हमारे घर को नुकसान पहुंचाएगा ना तो मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं अपने दिल जान सब लगा दूंगी, पूरी ताकत लगा दूंगी। पर इस घर को और तुम्हें तुम्हारी माँ आज भी नहीं आने देगी। ऐसे ही सुबह सवेरे एक दिन रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने निकली। उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। मदद, मैं गिर गई हूँ, मेरे पंख हिल नहीं रहे, कोई मदद करो, मेरी कोई मदद करो। एक पेड़ की डाल के नीचे एक छोटी सी तितली गिरी हुई थी। वो कमजोर और परेशान लग रही थी। रानो चिड़िया आवाज की दिशा की ओर दौड़ती है। वो देखती है एक छोटी सी तितली जमीन पे डाल के नीचे पड़ी हुई कांप रही है। अरे नहीं तितली, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सब कैसे हो गया? रानो चिड़िया अपने छोटे छोटे परों से उस डाल को हटाती है और तितली को एक सुरक्षित जगह पर रखती है। अगर आज तुमने मुझे ना उठाया होता तो मैं
के परों को साफ किया और उसकी जान बचा ली। रानो, अगर कभी तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को खतरा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। ऐसे ही रानो चिड़िया और तितली के बीच दोस्ती गहरी हो गई। एक पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा ये सब कुछ देख रहा था। अरे अरे, देखो तो सही, ये रानो और उसके बच्चे हमेशा ही खुश रहते हैं। मैं इन्हें ऐसे खुश नहीं रहने दूंगा। इनके घास वाले घर को जला दूंगा। फिर देखता हूँ कैसे ये माँ बेटे खुश रहते हैं। और अब की तितली भी इनका साथ दे रही है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कालू कौवा झाड़ियों में छुपकर घर को देखता है, फिर सूखी टहनियाँ इकट्ठी कर एक मशाल जैसा कुछ बनाता है। तैयार है मेरी ये मशाल। आज रात ही इस छोटी चिड़िया का घर जलेगा और पूरा जंगल तमाशा देखेगा। शाम के वक्त रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर घर वापस लौट रही थी। माँ, आप आ गई? मम्मा, हमें बहुत डर लग रहा था। आपको इतनी देर क्यों हो गई आने में? आप देर से क्यों आई मम्मा? अरे मेरे बच्चों, माँ कहीं अपने बच्चों को छोड़कर जाती है क्या? तितली को बचा रही थी बस। बेचारी तितली परेशानी में थी। मेरी प्यारी मम्मा, आप तो हमेशा सबकी मदद करती हो। हाँ मम्मा, आप हमेशा सबकी मदद करती हो। आप जंगल की सबसे प्यारी मम्मा हो। मेरे बच्चों, इसलिए तो ईश्वर भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी ईश्वर हमारी मदद करेगा। ऐसे ही रात हो जाती है। रात के समय जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। रानो चिड़िया के बच्चे घोंसले में सो रहे थे। तभी रानो चिड़िया खिड़की से देखती है कालू कौवा जलती हुई मशाल लेकर उसी के घर की ओर आ रहा था। हे भगवान, ये आग लेकर ये मेरे घर की ओर क्यों आ रहा है? देखो रानो, अब तुम्हारा ये घास का घर एक फूंक में जलकर राख हो जाएगा। कालू कौवा घर को आग लगाने ही वाला था। तभी अचानक आसमान में काले बादल गिर आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के होने की वजह से कालू की मशाल की आग बुझ जाती है। अरे ये क्या हो गया? इस बारिश ने तो मेरे प्लान को ही धो डाला। ठीक है, कोई बात नहीं, कल फिर आऊंगा, लेकिन इसका घर जरूर जलाऊंगा। इतना कहकर कालू कौवा चिढ़कर वहाँ से भाग जाता है। अगली रात हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कालू कौवा फिर से आता है। इस बार वो चालाकी के साथ आया था। आज ये घर जरूर जलेगा रानो, तुझे मैं बर्बाद कर दूंगा। कालू कौवा मशाल के घर से उसकी सूखी घास के घर में आग लगा देता है। घास फूस का घर धीरे धीरे जलने लग जाता है। मम्मा, हमारा घर जल रहा है। अब क्या होगा मम्मा? हम कहाँ जाएंगे? माँ, मेरे पंखों में गर्माहट हो रही है, जैसे पंख चल रहे हो। मुझे बचा लो मम्मा, हमें बचाओ। घबराओ मत मेरे बच्चों, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वही तोता, तोती और कबूतर रानो चिड़िया का घर जलता हुआ देख रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अरे हरियाली, देखो तो जरा, रानो चिड़िया का घर जल रहा है। हाँ मिट्ठू जी, लेकिन अगर हम उसकी मदद करेंगे तो कालू हम पर भी हमला करेगा। दोस्तों, हम बस दूर से देख सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। कालू बहुत चालाक है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह होते होते रानो चिड़िया का पूरा घर अब राख बन चुका था। माँ, अब हमारा घर नहीं रहा, हम कहाँ जाएंगे माँ? हाँ माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? कोई हमें अपने घर नहीं रखेगा। हमें अब इस खुले आसमान के नीचे रहना होगा क्या? रानो चिड़िया अपने बच्चों को हौसला देती है। मेरे बच्चों, हमारा घर गिर गया है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं गिरी। हम फिर से घर बनाएंगे मेरे बच्चों। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पानी पीने नदी के किनारे चली जाती है। वो नदी किनारे बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर वही तितली आती है जिसकी रानो चिड़िया ने मदद की थी। रानो, तुम यहाँ उदास बैठी हो? देखो मैं आ गई। मैं तुम्हारा वादा निभाने आई हूँ रानो। तितली बहन, आप मेरी मदद कैसे करोगी? आप तो खुद इतनी छोटी हो। मुझे बस घर चाहिए और कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे इस खुले आसमान के नीचे नहीं जी सकते। बारिश, आंधी, तूफान, ये सब मैं कैसे सहूंगी? अगर मैं अकेली होती तो सब बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मेरे बच्चे, इनके साथ कैसे जीऊं? कैसे इन्हें मैं परेशान देखूं? एक माँ हूँ मैं। ये सब सुनकर तितली हल्का सा मुस्कुराती है। वो अपने पंख फैलाती है और
एक सुनहरी चमकीली रोशनी फैल जाती है। धीरे धीरे एक सुंदर और मजबूत सोने का घर बन जाता है। रानो चिड़िया के दोनों बच्चे जब वो सोने से बना घर देखते हैं तो खुशी से उछलने लगते हैं। बच्चे बहुत खुश थे। माँ, ये तो सोने का घर है, इतना मजबूत, इतना चमकीला। ये तो जंगल के घरों से सबसे सुंदर घर है। माँ, अब जंगल में सबसे सुंदर घर हमारा होगा। हाँ माँ, अब हमसे सब दोस्ती करेंगे। सब हमारे दोस्त बनना चाहेंगे, क्योंकि अब हमारा घर सबसे सुंदर है। तितली बहन, ये तो सोने का घर है, इतना मजबूत, इतना चमकीला। हाँ रानो, जब तुम दूसरों के लिए रोशनी बन सकती हो तो भगवान तुम्हारी मदद में एक सोने का घर तो तुम्हें दे ही सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तितली दीदी, आज मेरे बच्चों को सच्चा आशियाना मिला है। आज तुमने हमारी दुनिया बदल दी। और फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ सोने के घर में खुशी खुशी रहने लगी। घास का घर जल गया था, लेकिन उसकी उम्मीद और उसका प्यार का घर पहले से भी ज्यादा चमकदार हो गया था। इस कहानी से हम सबने सीखा, दूसरों की मदद करो, एक दिन वही मदद सोने के घर में वापस आती है। और घर की असली ताकत दीवारों में नहीं, परिवार के प्यार में। जंगल सफेद चादर से ढका हुआ था। पेड़ों की डालियाँ सिर्फ बर्फ से चमक रही थी और हवा में ठुठरन थी। रानो चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में अपने बच्चों गुड़िया और कुकू को अपने पंखों में समेटे हुए बैठी थी। हाय राम, आज तो इतनी ठंडक है कि पंख भी जम रहे हैं मेरे, लेकिन बच्चों को दाना तो चाहिए ही है। कुछ ना कुछ ढूंढना ही पड़ेगा मुझे। मम्मा, आज मत जाओ ना, बाहर देखो बहुत ठंड है, कितनी हवा चल रही है बाहर। मेरे बच्चों, मैं बस थोड़ी देर में ही लौट आऊंगी, तुम्हारे लिए गर्म दाने लाऊंगी मैं। बस तुम मेरे लौटने तक घोंसले में ही रहना। रानो चिड़िया हिम्मत करती है और अपने घोंसले से बाहर निकल जाती है। वो आसमान में उड़ान भरती है और धीरे धीरे जैसे ठंडी हवा में कोई उसकी उम्मीद उड़ रही हो, ऐसे उड़ती जाती है। उड़ते उड़ते रानो चिड़िया कालू कौवे के घोंसले के पास पहुंच जाती है। कालू कौवा अपने पंखों से आग जलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अरे कालू भैया, अभी भी आग नहीं जल पाई क्या? अरे मत पूछो बहन, लकड़ी सब गीली है और गोरी ने तो कह दिया है जब तक आग नहीं जलती वो घर से बाहर नहीं आएगी। तभी गोरी कौवी घोंसले के अंदर से कालू कौवे से कहती है, और सुनो कालू, अगर रोटी नहीं मिली तो आज तुम बाहर ही सोओगे। तो फिर चलो कालू भैया, आग बाद में जलाना, पहले खाने का इंतजाम करते हैं। अरे हाँ, आज तो रानो बहन आई है, मतलब खाना पक्का मिलेगा। और फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया दोनों साथ साथ उड़ते हैं। नीचे पूरा जंगल बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ था। पेड़ों पर फल नहीं, झाड़ियों पर कीड़े नहीं, बस एक खामोशी सी थी। कालू कौवा और गोरी कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। हाय रानो, अब ये ठंड तो हमें जिंदा ही खा जाएगी लगता है। हर जगह बस बर्फ ही बर्फ है। नाराज मत हो कालू भैया, हर मौसम अपने साथ कुछ न कुछ खजाना छुपा कर लाता है, बस ढूंढने वाले की नजर चाहिए। लेकिन अभी तो मुझे सिर्फ छींक नजर आ रही है। छींक। रानो चिड़िया और कालू कौवा दोनों फिर से उड़ान भरते हैं। वो एक पुराने सेब के पेड़ के पास उतरते हैं। कुछ जमे हुए सेब बर्फ के नीचे दबे हुए थे। अरे कालू भैया देखो, ये सेब तो अभी भी बिल्कुल ठीक है। अरे वाह रानो, आज तो तुमने जान बचा ली, वरना वो गोरी घुसने नहीं देती घर में मुझे। रानो चिड़िया और कालू कौवा दोनों भूखे थे। वो दोनों सेब खाते हैं और फिर धीरे धीरे उड़ने लगते हैं। रानो चिड़िया को दूर बर्फ में एक चमकती हुई चीज नजर आती है। वो फौरन उसके पीछे जाती है। कालू कौवा भी उसके पीछे पीछे ही था। जब रानो चिड़िया अपने पंखों से बर्फ को हटाती है तो उसे चमकती हुई एक बर्फ की बॉल मिलती है। अरे कालू भैया, ये देखो, ये क्या है? ये तो चमकता हुआ बर्फ का गोला है। अरे वाह रानो, लगता है ये कोई जादुई चीज है। शायद इसे फूंक मारो तो रोटियां खुद उगाएंगी। फल, सोना, चांदी, सब मिल सकता है शायद हमें इससे। अरे ऐसा मत सोचो कालू, जादू हमेशा सुरक्षित नहीं होता। अरे हाँ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, चलो ना अब इसे देख ही लेते हैं। और फिर जैसे ही कालू कौवा उस चमकदार गोले पर फूंक मारता है, उसमें से चमकदार धुआं उठता है और उसमें से
एक सुंदर बर्फीली परी बाहर आती है। कौन है आप लोग जिन्होंने मुझे जगाया है? मैं कालू कौवा हूँ, जंगल का सबसे बहादुर पक्षी हूँ मैं। परी जी, और मैं रानो चिड़िया हूँ जो बस अपने बच्चों के लिए कुछ दाने ढूंढ रही थी। अच्छा ठीक है, तुम दोनों को अब एक वरदान मिलेगा, लेकिन याद रहे सोच समझ कर मांगना। मुझे चाहिए बर्फ से बना एक बहुत बड़ा महल जिसमें मैं राजा बनकर रह सकूं। हाँ कालू, लालच बुरी बला है, लेकिन जैसा मैंने वादा किया है, मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे जंगल के पक्षियों के लिए इग्लू के गर्म घर बनाऊंगा, जो होंगे तो बर्फ के, लेकिन अंदर से सुरक्षित, मजबूत और गर्म होंगे। और फिर वो परी इग्लू की सुंदर सुंदर घर बना देती है। हाँ परी जी, आप सही कह रहे हैं। अगर सब कुछ ठंडा होता तो मैं तो जमकर मर जाता। कालू भाई, मैंने कहा है ना, लालच हमेशा बुरा होता है। लालच से ठंड लगती है और दिल से दया, और दिल की दया से गर्मी। अच्छा रानो, अब तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या चाहिए तुम्हें? परी जी, मुझे बस मेरे बच्चों के लिए और जंगल के सभी पक्षियों के लिए इतना खाना चाहिए कि जंगल का कोई भी पक्षी भूखा ना रहे। ये सुनकर परी मुस्कुराती है और फिर एक जादू होता है। पूरे जंगल में एक चमक फैल जाती है और अनाज की बोरियां, खूब सारे मेवे और खूब सारे फल भी आ जाते हैं, जो जंगल के पक्षी सर्दियों भर खा सकते थे। परी वहाँ से अलविदा कहकर चली जाती है। कालू कौवा रानो चिड़िया का धन्यवाद करता है। रानो बहन, तुम सही थी। असली गर्मी सोने या महल से नहीं, अच्छे दिल से मिलती है। अगर मैंने बस महल मांगा होता तो मुझे शायद ठंड में मरना पड़ता। वो तो भला हो परी जी का, जिन्होंने मेरे लालच को भी गलत नहीं लिया। हाँ कालू भैया, ठंडी दुनिया में गर्म दिल ही सबसे बड़ी दौलत है। और याद रखना, सर्दियों की ठंड को सिर्फ इंसान नहीं, अच्छे कर्म भी पिघला सकते हैं। और फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया दोनों आसमान में उड़ते हैं। बर्फ के ऊपर गर्मी की दोस्ती की चमक लिए दोनों उड़कर अपने अपने घोंसलों में पहुंच जाते हैं। जंगल के सभी पक्षियों के पास अब भरपूर खाना था। अरे हरियाली, देखो तो घर के बाहर कितना सारा अनाज मिल गया। हमारी सर्दियाँ तो आराम से कटेंगी। वहीं दूसरी तरफ बंटी कबूतर भी अपनी पत्नी से कहता है, ये तो भगवान की कृपा है। देखो जरा, अचानक से घर के बाहर ही इतने सारे फल मिलना, अनाज की बोरियां मिलना किसी जादू चमत्कार से कम नहीं है। मम्मा, आप तो दाना लेने गए थे और देखिए, आपने तो दाने की बरसात कर दी है। सच में मम्मा, आप तो दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो। गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, सारी माँ सबसे अच्छी होती है। चले, अब आप दोनों खाना खा लें। जल्दी से खाना खाकर सो जाओ, सुबह आपने स्कूल भी जाना है। ऐसे ही रानो चिड़िया ने लालच ना कर अपने साथ पूरे जंगल वासियों को खुश कर दिया। अब किसी को भी ठंड में घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी। सब अपने अपने घोंसलों में सुरक्षित थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, ठंडी सर्दियों में सबसे बड़ा कोट दूसरों के लिए दया और समझदारी की करनी होती है। आप सभी का धन्यवाद। इन दिनों जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थी। जंगल के सभी पक्षी ठंड से बहुत परेशान थे। अपने अपने घोंसलों में अपने बच्चों को अपने पंखों की गर्मी में समेटे हुए बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ एक पेड़ पर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया और बेटे कुकू के साथ बैठी हुई कांप रही थी। अम्मा, कल से पेट जल रहा है। कल से कुछ भी नहीं खाया, पत्ते भी सूख गए। क्या आज हमें कुछ भी नहीं मिलेगा अम्मा? अम्मा, मैं तो अब उड़ भी नहीं पा रहा। भूख से पंख भारी लग रहे हैं। अगर आप चाहो तो मेरा हिस्से का दाना गुड़िया को दे देना। इतना सुनकर रानो चिड़िया की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसने अपनी बेटी गुड़िया और बेटे कुकू को अपने पंखों में समेट लिया। नहीं मेरे बच्चों, ऐसा मत कहो। माँ कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती। बस थोड़ा सब्र करो मेरे बच्चों, मैं कुछ न कुछ ढूंढ लाऊंगी तुम्हारे लिए। तुम्हें यूँ भूखा नहीं मरने देगी तुम्हारी माँ। लेकिन मम्मा, आप तो खुद थकी हुई हो, कल भी कुछ नहीं खाया। प्लीज माँ, तुम कहीं मत जाओ। मेरे बच्चों, अगर एक माँ का दम भी निकल जाए ना बेटा, तो वो
कभी अपने बच्चों के लिए रोटी ढूंढना नहीं छोड़ती। उसे जब तक चैन नहीं आता, जब तक उसके बच्चों का पेट ना भर जाए। मैं आती हूँ मेरे बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना। रानो चिड़िया उड़ती उड़ती हर पेड़ पर गई। किसी से उसने दाना मांगने की कोशिश की तो किसी से थोड़ी घास मांगने की कोशिश की, लेकिन हर कोई परेशान था। तभी उसके सामने एक मोटा पपीता था जो ठंड में अपने फलों से लदा हुआ था। मोटे मोटे पपीतों में लिपटा हुआ वो आराम कर रहा था। रानो चिड़िया धीरे धीरे उड़ते हुए मोटे पपीते के पास जाती है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद भरी हुई थी। भाई पपीते, मैं रानो चिड़िया हूँ। ठंड और भूख ने हमें तोड़ दिया है। मेरे 2 बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। क्या तुम अपने पेड़ से कुछ फल हमें दे सकते हो? बस 2-3 टुकड़े ही मांग रही हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अरे रानो चिड़िया हो या कोई कौवा, मेरा फल किसी के खाने वाले के लिए नहीं है। मैंने इन्हें अपनी मेहनत से उगाया है। ये ठंडी हवाओं में भी मेरे ऊपर लगे हैं, क्योंकि मैं मजबूत हूँ। तो तेरे बच्चों को बस रोना ही आता है। तुम तो रोने में माहिर हो। जाओ जाओ, जाकर कहीं और उड़ो। इतना कहकर मोटा पपीता अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर से सोने लग जाता है। लेकिन रानो चिड़िया की आंखें भर आती हैं, उसकी आवाज कांपने लगती है। पपीते भाई, बच्चों की भूख का मजाक मत उड़ाओ। माँ बनो तो समझो आप कि एक माँ के लिए अपने बच्चों की आंखों में आंसू देखना ये कितना बड़ा दर्द है। अरे माँ बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रानो। मजबूत बनो, तभी जी पाओगी। मेरा फल किसी के लिए नहीं है। अब जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया थक हार कर चुप हो जाती है। उसके पंख गीले थे और आंखें लाल थीं, लेकिन दिल में अभी भी उम्मीद भरी हुई थी। वो बिना कुछ कहे वहाँ से उड़ जाती है। रानो चिड़िया अब अपने घोंसले की ओर उड़ रही थी। उड़ते उड़ते जब वो अपने घोंसले के पास पहुँचती है, वो देखती है घोंसले में उसके बच्चे एक दूसरे से सिमटे हुए बैठे हैं। माँ, आप आ गई? क्या कुछ खाने को मिला? किसी ने कुछ दिया क्या आपको? मम्मा, क्या मोटे पपीते ने कुछ दिया आपको? उसने फल दिए? क्या अब हम भूखे नहीं रहेंगे माँ? रानो चिड़िया नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों का दिल टूटे, इसलिए वो अपने बच्चों से झूठी मुस्कान के साथ झूठ बोल देती है। हाँ बेटा, उसने कहा है कल जब धूप निकलेगी तब हमें बुलाएगा। आज बस थोड़ा सब्र कर लो मेरे बच्चों। माँ, आप झूठ बोल रही हो ना? तुम्हारी आँखों में भूख है। हमें पता है आप निराश लौटी हो। हमें कोई खाना नहीं देगा माँ। रानो चिड़िया ने फौरन अपने बच्चों को अपने पंखों में समेट लिया। नहीं नहीं मेरे बच्चों, जब एक माँ झूठ बोलती है ना मेरे बच्चे, तो सिर्फ इसलिए ताकि उसके बच्चों का मन ना टूट जाए। धीरे धीरे रात गहरी हो जाती है। रानो अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाए खुद ठंड की हवा में कांप रही थी, लेकिन अपने पंखों के बीच उसने अपने बच्चों को गर्म रखा हुआ था। सुबह धूप निकल जाती है। जंगल अब धूप से चमक रहा था। मोटे पपीते के पेड़ के पत्ते साफ साफ खूबसूरती से चमक रहे थे, लेकिन मोटे पपीते के दिल में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। वो सोचने लगता है, रानो चिड़िया की आंखों में वो डर, वो बच्चों की तड़प। शायद मैंने गलत किया है उसके साथ। तभी मोटे पपीते की नजर रानो चिड़िया पर पड़ती है, जो शायद अपने बच्चों के लिए दाने की तलाश कर रही थी। मोटा पपीता अपने एक दो फलों को नीचे गिरा देता है। रानो उसे देख लेती है कि मोटे पेड़ के पपीते के फल नीचे गिरे हुए हैं। रानो चिड़िया फौरन कूदती हुई उसके पास दौड़ती है। रानो चिड़िया ने फल उठाया और अपने बच्चों के पास खुशी खुशी वापस आई। वहीं दूसरी तरफ मोटे पपीते ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मैं समझ गया हूँ। कभी कभी सबसे बड़ा सुख देने में होता है, बचाने में नहीं। मोटे पपीते की आंखों से आंसू झलक आए और उसने ये फैसला किया कि अब वो जंगल के सभी पक्षियों की मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया ने अपने बच्चों को प्यार से वो पपीता खिलाया। बच्चे अब भूखे नहीं थे, उनके अंदर फुर्ती थी। बच्चे बाहर पेड़ की डाल पर खेलने लगते हैं। उनके अंदर शक्ति आ गई थी। धूप चमक रही थी। जंगल खुशहाल था। जंगल के बाकी पक्षी भी मोटे पपीते के पास जाते हैं। मोटा पपीता जंगल के सभी
सभी पक्षियों की मदद करता है। कालू कौवा और गौरी कौवी उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास आते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। रानो बहन, मोटे पपीते ने हमें सब बताया। तुमने उसे एहसास करा दिया है कि एक माँ की ममता से बढ़कर कुछ नहीं होता। रखने से कुछ नहीं होता, लेकिन बांटने से दुख भी बढ़ जाते हैं और खुशियाँ मिलती हैं। हाँ रानो, आज तुम्हारी वजह से ही जंगल का हर पक्षी भूख मिटा पा रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो। कालू भाई, इसमें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तो मोटे पपीते की कृपा है जो उसने हमारी मदद की। एक शाम जंगल में तेज हवाएं चलती हैं, जिससे पक्षियों के घोंसले टूटकर नीचे गिर जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। तभी मोटा पपीता सबको आवाज लगाता है। जंगल के पक्षियों, यहाँ आओ, मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें घर बना कर दूंगा। और फिर जंगल के सभी पक्षी उड़ते हुए मोटे पपीते के पास जाते हैं। मोटा पपीता उन सबको सुंदर सुंदर घर बना कर देता है। जंगल के सभी पक्षी अब उन घरों में हंसे खुशी रहने लगते हैं। पपीते भैया, आपको देखकर दिल अंदर से खुश हुआ है। देखना, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। आपने मुझे ही नहीं बल्कि जंगल के सभी पक्षियों को एक नई जिंदगी दी है। आपने हमारी भूख ही नहीं मिटाई बल्कि हमें रहने के लिए आसरा भी दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानो, आज तुम्हारी वजह से मैं बदल पाया। आज मैं वो पहले वाला मोटा पपीता नहीं हूँ जो सिर्फ अपनी ही अकल में रहता था। आज मैं वो हूँ जो जंगल के सभी पक्षियों का दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ। इस कहानी ने हमें सिखाया, जो दिल दूसरों की भूख और दर्द को समझे वही सच्चा अमीर होता है। कभी भी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि आज जो भूखा है कल वही तुम्हें छांव भी दे सकता है।